जी हाँ दोस्तों, भागवत को लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने क्यों घेर लिया, क्यों मुंह पर की नारेबाजी और दिखाए काले झंडे, जाना पड़ा वापस। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आंदोलन के साथ साथ उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस की भी शामत आने वाली है? आखिर देश के कई राज्यों में जिस तरीके से मोदी शाह के साथ में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या उसकी मुख्य जड़ अब आरएसएस का विरोध मुखर होकर के युवा करना शुरू कर चुके हैं? आखिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में इस कदर हंगामा क्यों मोहन भागवत के मुंह पर हुआ? गो बैक के नारे क्यों लगाए गए? क्यों छात्र उनको यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं देना चाहते थे? दोस्तों, क्योंकि हंगामा उस वक्त हुआ जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके सर संघ चालक है मोहन भागवत, एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। छात्र संगठनों ने उनके आगमन पर विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज अचानक ब्लास्ट हुई हो और हिट की हो। मोहन भागवत गो बैक के नारे लगने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया। कई छात्रों को हिरासत में लेकर जीपों में, बसों में भर करके, अब पुलिस जाहिर तौर पर क्या करेगी? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वो भी योगी साहब की। हालांकि योगी आदित्यनाथ आरएसएस बैकग्राउंड के नहीं है, उनकी अपनी हिंदू युवा वाहिनी है, लेकिन मौजूदा वक्त में आरएसएस के सहारे वो बैठे हैं। वरना अब तक शायद शाह साहब उनको साइडलाइन कर चुके होते मुख्यमंत्री की कुर्सी से। अब ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लखनऊ यूनिवर्सिटी में एनएसआई, समाजवादी छात्र सभा, भीम आर्मी समर्थक छात्रों ने प्रदर्शन जम करके किया। इनके प्रदर्शनों का सामना भागवत को करना पड़ा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जो एनएसआई है, कांग्रेस के छात्र विंग, समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी से जुड़े छात्र जितने भी थे, प्ले कार्ड उठाए, परिसर में बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। कुछ छात्र सड़क पर लेटकर विरोध जता रहे, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और कार्यक्रम शुरू होने से पहले हॉस्टल से कई छात्र नेताओं को हिरासत में ले रहे, क्योंकि पुलिस को अंदाजा था कि सब होने वाला। भारी बल के साथ क्षेत्र का पुलिस ने घेराव कर लिया। प्रवेश द्वार पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई। अब सोचिए, जो समाज सुधारक खुद को बताता संगठन, समाज से की सेवा करने वाला संगठन खुद को बताता है, उसका मुखिया अगर लोगों के निगाह में इस तौर पर विलन है, तो फिर इस तरह के विरोध प्रदर्शन तो बहुत सामान्य है। ये वही भागवत जी हैं जिन्होंने कहा था कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा देना चाहिए। कितनी जहरीली मानसिकता है। यही भागवत हैं जिन्होंने कहा कि वो देश को आज़ादी वो 1947 में नहीं, असली आज़ादी तो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिली है। जिसकी ऐसी सोच हो, जाहिर तौर पर राहुल गांधी का वो कथन कैसे गलत हो सकता है कि अगर भागवत किसी दूसरे देश में होकर के ऐसा बयान दिए होते तो जेल की सलाखों के पीछे होते। दोस्तों, दरअसल लखनऊ में जो विरोध का मुख्य कारण बताया जा रहा है कि छात्र आरएसएस प्रमुख से हालिया यूजीसी नियमों पर स्पष्ट रुख मांग रहे थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अस्पष्ट बताकर के स्थगित किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन आरएसएस से जुड़े संगठनों को आसानी से हॉल और स्थान उपलब्ध कराता है, लेकिन अन्य छात्र संगठनों के कार्यक्रमों के लिए इजाजत ही नहीं देता। परिसर में राजनीतिक पूर्वाग्रह का आरोप लगा रहे। एक प्रदर्शनकारी छात्र बताते हैं कि मोहन भागवत जैसे व्यक्ति को देश भर के विश्वविद्यालय में प्रतिबंध किया जाना चाहिए, लेकिन यहां उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। हालांकि विरोध के बावजूद कार्यक्रम मालवीय हॉल में निर्धारित समय पर चला। पुलिस ने क्षेत्र को साफ करवाकर कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराया। पूरे दिन परिसर में पुलिस की भारी मौजूदगी बनी रही। तनाव का माहौल रहा। किस तरह से ले जाना किया जा रहा है और उनका कहना है हमारे साथ लोगों को
प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है माहौल बना रखा है और इसके इनकी हम रखी आज अरे अंदर जाओ, अंदर घुस जाओ उधर से। मोहन भागवत को मोहन भागवत को अंदर चल। दोस्तों, बीजेपी सूत्र आंदोलनकारी छात्रों के बीच ये तक बताया कि मोहन भागवत ने यूजीसी नियमों का समर्थन किया है। ये खुद उन्हीं के सूत्र बताते हैं और उन्होंने इसके समर्थन में बयान दिया, लेकिन छात्र भाजपा सूत्रों की बातों को सही नहीं मान रहे। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि यह सब इन लोगों की चाल है। अगर आरएसएस प्रमुख और मोदी सरकार इन नियमों का समर्थन कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे इसके खिलाफ कोई आदेश दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार का समर्थन है। मोहन भागवत एक दिन पहले लखनऊ में सामाजिक समरसता बैठक में बोलते हुए कानून का पालन करने और गलत कानून को संवैधानिक तरीके से बदल देने की बात कह चुके थे। हिंदू समाज में एकता और सतर्कता पर जोर दिया था, लेकिन भागवत का भाषण इस तरह का होता है कि उससे कोई स्पष्ट नजरिया सामने आ ही नहीं पाता। दोस्तों, आप उठा करके कुछ भी देख लीजिए, ऐसा लगता है जैसे कोई कथा चल रही हो भागवत साहब की। दोस्तों, इससे पहले मोहन भागवत का आजादी मिलने वाली बात पर ऐसा बवाल हुआ था, आप जानते हैं, जिसने देश में हंगामा मचा दिया था। जिस संगठन को सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की निर्मम हत्या के बाद दंगा, आतंक और अराजकता फैलाने के लिए बैन किया था, अगर उसी संघ का प्रमुख हमारे स्वतंत्रता संग्राम को, हमारी आजादी की जंग को, हमारी स्वतंत्रता और हमारे संविधान को ही नकारे, तो क्या आपको जरा सा भी आश्चर्य होता है? मुझे तो नहीं होता। मुझे दुख जरूर होता है और इस बात का दुख होता है कि इस देश में इस कदर नफरत फैला दी गई है, ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आज मोहन भागवत जैसे आदमी की हिम्मत है कि वो इस देश की आजादी पर सवाल उठाकर ये कह सक रहे हैं कि हम 1947 में आजाद ही नहीं हुए थे। अच्छा, अगर आजादी नहीं मिली तो स्वतंत्रता की लड़ाई किससे लड़ी गई, क्यों लड़ी गई? रानी झांसी से लेकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान जैसे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति किसकी आजादी के लिए दी? लाला लाजपत राय ने कहां की आजादी के लिए लाठियां खाई? पंडित नेहरू ने अपनी जवानी के 10 साल जेलों में कहां की आजादी के लिए बिता दिए? किस आजाद देश की नींव रखी थी उन्होंने? सरदार पटेल देश में आए वापस वकालत छोड़कर किसके स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने और किस आजाद देश में तमाम रियासतों और रजवाड़ों को उन्होंने जोड़ डाला था? बाबा साहब ने किस आजाद देश के लिए संविधान बनाकर सबको बराबरी का दर्जा दिया? और तो और महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर किसको उखाड़ फेंका था, किसको आजादी दिलाई थी? लाखों करोड़ों भारतीयों ने ब्रिटिश हुकूमत को किस देश से खदेड़ दिया था? हमारी आजादी, आजादी का आंदोलन, संविधान के ऊपर जो सवाल उठाए हैं मोहन भागवत ने, वो वस्तुतः देशद्रोह है। इनकी दिक्कत यह है कि आजादी में इन्होंने अपनी छोटी उंगली का नाखून तो कटाया नहीं, पूरे आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं था, ये तो मखबूरी कर रहे थे, माफीनामे लिख रहे थे, इसलिए ये उस इतिहास को ही नकार देना चाहते हैं। असल में तो इन लोगों को इस देश की आजादी से, स्वतंत्रता संग्राम से, संविधान से नफरत है। जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई हों, जिन्होंने बाबा साहब के पुतले फूके हों, जिन्होंने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया, वो ना आजादी को समझ सकते हैं, ना देश के संविधान को समझ सकते हैं। असल में इनके अंदर एक कुंठा है
और कुंठा यह है कि इनके पास एक भी ऐसा आदर्श नहीं है जिसका इस पूरे देश में सम्मान हो। इनके आदर्श तो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे, अंग्रेजों का साथ देते थे, बताते थे कि कैसे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उसका कैसे दमन किया जाए। इनको आजादी से इसलिए भी दिक्कत है कि आजादी के बाद देश में संविधान बना और संविधान ने उन सब लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जिनका ये सदियों से शोषण करते आए थे। इनको अपच है कि कैसे दलित, पिछड़े, आदिवासी समुदाय के लोग इनके बगल में बराबरी से बैठने लगे और अब वो इनका दमन सहने को तैयार नहीं है। वो तो संविधान में दिए हक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए ये आरएसएस वाले आजादी के महानायकों, कांग्रेस के योद्धाओं और आजादी से उपजे संविधान का विरोध करते हैं। और जब ये फंसे तो ये स्टेट शब्द के पीछे छिपने लगे। क्या गलत कहा है राहुल गांधी ने? बिल्कुल ठीक ही तो कहा है। हमारी लड़ाई पूरे तंत्र से है, उस स्टेट से है जिस पर पूरा का पूरा संघ काबिज है। एक निरंकुश सरकार से है। मूर्ख भाजपाइयों को राष्ट्र और स्टेट में अंतर नहीं पता है। स्टेट निकम्मी सरकार, भ्रष्ट नौकरशाह, संघियों से भरी एजेंसी और 100% हमारी लड़ाई उनसे है जो हम पूरी शिद्दत से लड़ रहे हैं। अरे कुछ नहीं तो संविधान का आर्टिकल 12 ही पढ़ लिया होता, उसमें आपको पता चल जाता कि स्टेट का मतलब कुछ और है, राष्ट्र का मतलब कुछ और है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी जैसी वैचारिक स्पष्टता और किसी में नहीं है। उन्होंने बिना संशय के इस देशद्रोही वक्तव्य को वो बुलाया जो बुलाना चाहिए था। असलियत तो यह है कि मोहन भागवत ने यह वक्तव्य 48 घंटे पहले दिया था। सुई टपक सन्नाटा छाया हुआ था, मीडिया भी सोया हुआ था, विपक्ष भी शांत था। जब राहुल गांधी ने इस बारे में बात करी तब सब लोगों ने इस पर बोलना शुरू किया और मोहन भागवत की कलई खुलने लगी। आज इस देश को जरूरत है एक ऐसे नेता की जो बेबाकी से बिना संशय के विचारधारा की लड़ाई लड़ सके, जो गलत को गलत कहने का मादा रखता हो, और वो राहुल गांधी है जिनकी रगों में बलिदानियों का खून दौड़ रहा है, जिनके पूर्वजों, पुरखों, अपनों का खून इस देश के तिरंगे में शामिल है। और राहुल गांधी ने जो आरएसएस को लेकर और आरएसएस प्रमुख के उस घटिया बयान को लेकर कहा है वो 100% सच है। इस देश की आजादी पर सवाल उठाना देशद्रोह है, उससे इतर और कुछ नहीं। तो दोस्तों, आप तय कीजिए कि जो संगठन देश की आजादी के विरुद्ध खड़ा हुआ था, जो संगठन देश के आजादी दिलाने वाले मतवालों की मुखबरी अंग्रेजों से कर रहा था, जो आरएसएस जिस वक्त देश के अंदर सब लोग इकट्ठा होकर के अंग्रेजों को भगाने की बात कर रहे थे, अंग्रेजों की मदद कर रहे थे और इनसे जुड़े हुए लोग अंग्रेजों से माफिया मांग रहे थे। सावरकर, जिन्हें ये वीर कहते हैं, सावरकर की जिंदगी का पहला हिस्सा वीर हो सकता है, लेकिन बाकी के 2 हिस्से कायरता से भरे पड़े हैं। जाहिर तौर पर जिस देश के आजादी के लिए लड़ने वाले देश के हजारों मतवाले सजाए काला पानी काट रहे थे, हजार भारतीय वहां पर अपने प्राण को निछावर कर रहे थे, वहां से सावरकर कायरों बुजदिलों की तरह माफी मांग करके निकल आए, अंग्रेजों से वजीफा ले रहे थे, उस वक्त के डीएम के बराबर। आप सोचिए इस संगठन की हैसियत क्या है। और इसी संगठन को जब गांधी जी की हत्या हुई तो मिठाइयां बांटी इस संगठन ने। इसीलिए सरदार पटेल, जिनको मोदी और शाह चुराने की कोशिश कर रहे हैं ना, कांग्रेसी सरदार पटेल को, उन्हीं सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन किया था। और इस आरएसएस के पास पैसे कहां से आते? कोई रिकॉर्ड नहीं। यह अनरजिस्टर्ड संस्था है, मगर ईडी, सीबीआई इनके यहां नहीं जाएगी। जागरूक रहें वरना बेच खाएंगे सब आपको। अरे मोहन भागवत